जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश सातवाहन वंश पर। तो सातवाहन वंश को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश ने कब से कब तक राज्य किया? 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक शासन किया। सातवाहन वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 500 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 500 वर्षों तक शासन किया। जो सातवाहन वंश का संस्थापक था वह कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक, या इसको ही क्या बोलते हैं? सिम्भुक बोलते हैं। सिमुक या सिम्भुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। जो सिमुक था, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? धान्यकटक, अमरावती को बनाई थी, जो कि सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये आप याद रखोगे कि सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो धान्यकटक, अमरावती थी, जो किसने बनाई थी? सिमुक के समय थी। किसके समय थी? सिमुक के समय थी। बात करें कि सातवाहन वंश की स्थायी राजधानी, तो सातवाहन वंश की स्थायी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठन, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। जो सातवाहन वंश है दोस्तों, इसका राज्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में रहा है। स्थायी राजधानी प्रतिष्ठान पैठन थी। अगर बात की जाए कि प्रारंभिक राजधानी, तो धान्यकटक, अमरावती थी, और यह भी कहाँ था? महाराष्ट्र में था। ठीक है। इसके बाद में जो प्रतिष्ठान पैठन राजधानी स्थानांतरित की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी? तो सातकर्णी प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सातकर्णी प्रथम के द्वारा धान्यकटक अमरावती से राजधानी प्रतिष्ठान पैठन स्थानांतरित की गई थी। जो दोस्तों सातवाहन है, सातवाहन वंश को पुराणों में क्या कहा गया है? आंध्रवृत्त कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्रवृत्त कहा गया है। ये आप याद रखोगे कि आंध्रवृत्त किसे कहा गया है? तो सातवाहन वंश को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले यह महाराष्ट्र में स्थापित थे, लेकिन शकों के द्वारा इनको पराजित करने पर ये आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहे जाने लगा? उस टाइम से आंध्रवृत्त कहा जाने लगा। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखोगे कि किस पुराण में सातवाहन वंश के शासकों की वंशावली प्राप्त होती है? तो मत्स्य पुराण में। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। मैंने आपको साहित्यिक ग्रंथों का वीडियो बना दिया है, जिसने अभी नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। इसी पुराण में सर्वप्रथम लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। जो शिव भगवान की लिंग उपासना रहती है ना, उसकी जो उल्लेख मिलता है वह किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके बाद में बात करें प्रसिद्ध शासक सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ है वह कौन हुआ है? सातकर्णी प्रथम हुआ है। जो इसने विवाह है वह किससे किया था? नागनिका से किया था। सातकर्णी प्रथम ने किससे किया था विवाह? नागनिका से किया था, जो भागवत धर्म से जुड़ी हुई थी, भागवत धर्म की अनुयायी थी। क्योंकि ये जो सातवाहन हैं यह भी ब्राह्मण थे। जो सातवाहन वंश के शासक थे यह भी क्या थे? ब्राह्मण थे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे तथा एक राजसूय यज्ञ किया था। ये याद रखोगे आप। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? जो इसकी पत्नी है ना, कौन? नागनिका। नागनिका का एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख, जो कहाँ पर है? पुणे में है। नानाघाट अभिलेख कहाँ पर है? पुणे में है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि सर्वप्रथम सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया था। इसमें जानकारी प्राप्त होती है
नागनिका का नानाघाट अभिलेख जो कि पुणे में है, इसमें सर्वप्रथम भूमिदान का प्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य भी है। तो ये भी आप याद रखोगे कि सर्वप्रथम भूमिदान का प्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य किस अभिलेख में है, तो नानाघाट अभिलेख में है, जो किसका अभिलेख है, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का अभिलेख, जो कहाँ पर है, पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में है। सर्वप्रथम सातकर्णी प्रथम के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी गई थी। इसके बाद में उपाधि, तो सातकर्णी प्रथम ने उपाधि क्या रखी थी, दक्षिणाधिपति। क्या रखी थी, दक्षिणाधिपति। और यह है वही शासक है सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम, जिसका नाम सांची के स्तूप की दीवारों पर अंकित है। तो ये भी आप याद रखोगे कि किसका नाम सांची की दीवारों पर अंकित है, तो किसका नाम अंकित है, सातकर्णी प्रथम का। इसने गोदावरी के तट पर धान्यकटक नामक शहर की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखोगे कि धान्यकटक शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, सातकर्णी प्रथम ने की थी। इसके बाद में सातकर्णी प्रथम के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है, हाल बनता है। कौन बनता है, हाल। ये इंपोर्टेंट है, हाल जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। जो इनकी रचना है वह क्या है, गाथा सप्तशती। इनकी रचना का नाम क्या है, गाथा सप्तशती। और यह रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। बात करें कि जो गाथा सप्तशती है, इसमें कौन रस का वर्णन है, तो श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सी रस प्रधान रचना है, यह है श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हाल ने अपनी रचना गाथा सप्तशती में प्रेम कथाओं का वर्णन किया है। किसकी प्रेम कथाओं का वर्णन किया है, स्वयं की। हाल ने अपनी स्वयं की प्रेम कथाओं का वर्णन किसमें किया है, तो गाथा सप्तशती में किया है। जो गाथा सप्तशती है, यह है शिव की स्तुति से प्रारंभ होती है। किसकी स्तुति से प्रारंभ होती है, शिव की स्तुति से प्रारंभ होती है। तो ये आप याद रखोगे कि गाथा सप्तशती नामक गीति काव्य शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। इसकी राज्यसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था, क्या नाम था उसका, गुणाढ़। क्या नाम था उसका, गुणाढ़। क्या नाम था उसका, गुड्डो। उसका नाम क्या था, गुणाढ़ था, जिसने किसकी रचना की थी, भरत कथा की रचना की थी। ये आप याद रखोगे कि भरत कथा की रचना किसने की थी, तो गुणाढ़ नामक विद्वान ने की थी, जो किसकी राज्यसभा में रहता था, सातवाहन के शासक हाल की राज्यसभा में रहता था। पूछी गई है रचना, तो ये आप याद रखोगे। हाल के शासनकाल में उसकी पत्नी मलयवती, तो हाल की पत्नी का नाम क्या था, मलयवती। किसकी पत्नी थी ये, हाल की पत्नी थी। तो हाल के शासनकाल में उसकी पत्नी मलयवती के अनुरोध पर सर्ववर्मन ने, किसने, सर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा में कातंत्र नामक व्याकरण की रचना की थी। तो कातंत्र की रचना किसने की थी, सर्ववर्मन ने की थी। किसके अनुरोध पर की थी, तो हाल की पत्नी मलयवती के अनुरोध पर की थी। किस भाषा में की थी, तो संस्कृत भाषा में की थी। इसके बाद में जो इसका प्रसिद्ध शासक है सातवाहन वंश का, हाल के बाद में कौन बनते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनका आप टाइम पीरियड याद रखोगे कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, मतलब कि 24 वर्षों तक। 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। बात करते हैं इनकी उपाधियों की, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, तो इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय परशुराम, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था को संगठित किया था। क्षत्रियों के दर्प का दमन करने वाला, दर्प मतलब होता है घमंड, तो क्षत्रियों के घमंड का दमन करने वाला कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। बेणाकटक का स्वामी, इसने शक शासक को परास्त किया था और बेणाकटक नामक शहर की स्थापना की थी। उसी के संदर्भ में इसने बेणाकटक की उपाधि धारण की थी। और परशुराम सा पराक्रमी, ये सब किसकी उपाधियां हैं, गौतमीपुत्र
सातकर्णी की हैं। आप इन सब उपाधियों से समझ सकते हो कि यह कितना महान शासक रहा है, कितना प्रसिद्ध शासक रहा है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। तो याद रखोगे आप कि सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसकी विजयों की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री, इसकी माता का नाम क्या था, गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विजय प्राप्त की हैं, विजय की हैं, उसकी जानकारी किस में मिलती है, इसकी माता का जो अभिलेख है गौतमी बलश्री का जो अभिलेख है नासिक अभिलेख, उससे प्राप्त होती हैं। नासिक प्रशस्ति के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों में पानी पीते थे। ये याद रखोगे, समुद्रगुप्त के संदर्भ में भी कही गई है बात, और यही बात स्वयं किसके संदर्भ में कही गई है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कही गई है। और यह जानकारी किसमें मिलती है, इसकी माता के अभिलेख गौतमी बलश्री से मिलती है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा था वह 3 समुद्रों में पानी पीता था। इसके बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक वंश के शासक नहपान को पराजित किया था। याद रखोगे आप, नहपान को पराजित किसने किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था, ठीक है, और उसे मार डाला था। जिसकी जानकारी किसमें प्राप्त होती है, जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र में प्राप्त सिक्कों से होती है। जोगलथम्बी में गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के मिले हैं, जिसमें एक साइड गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है और दूसरी साइड नहपान का चित्र अंकित है, जिससे जानकारी प्राप्त होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक वंश के शासक नहपान को पराजित किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक विजय के उपलक्ष्य में बेणाकटक नामक शहर की स्थापना की थी। तो बेणाकटक नगर की स्थापना किसने की थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। मैंने आपको उपाधि वही बताया है, किसने बेणाकटक का स्वामी नामक उपाधि धारण की थी। तो बेणाकटक का स्वामी किसे कहा जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। इसने वर्ण व्यवस्था को संगठित किया, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, उपाधि भी है। तो वर्ण व्यवस्था को किसने संगठित किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने शासन के अंतिम दिनों में अपनी माँ गौतमी बलश्री के साथ में शासन किया था। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में शासक कौन बनते हैं, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। इन शासकों में माता का नाम सर्वोपरि था, क्योंकि यह जो शासन था यह मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है, क्योंकि ये माता का नाम पहले लेते थे। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी किसके बाद में शासक बनते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में शासक बनते हैं। बात करें इनकी उपाधियों की कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थीं। तो इन्होंने उपाधियां धारण की थीं दक्षिणापथेश्वर, आंध्र का शासक और नवनगर स्वामी। किसकी उपाधियां थीं, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की थीं। कौन कौन सी, दक्षिणापथेश्वर, आंध्र का शासक और नवनगर स्वामी। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था। ये याद रखोगे, जो शक शासक रुद्रदामन था इसने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। लेकिन जो इसका भाई था कौन, शिवश्री सातकर्णी से रुद्रदामन अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और सातवाहन वंश में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में जो रुद्रदामन था वह सातवाहन वंश का सहयोगी हो गया था, क्योंकि उसने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के भाई शिवश्री सातकर्णी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के समय अमरावती में बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। इंपोर्टेंट है, याद रखोगे कि अमरावती के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सातवंश के शासकों ने करवाया था। और किसके समय में करवाया गया था, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के समय में करवाया गया था। इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो आंध्र प्रदेश पर सर्वप्रथम किस सातवाहन वंश के शासक ने विजय प्राप्त की थी, तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने विजय प्राप्त की थी और प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की थी।
वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बाद उसका भाई शिवश्री सातकर्णी बनता है। इसमें सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का भाई तथा रुद्रदामन का दामाद था, क्योंकि रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया था, शिवश्री सातकर्णी के साथ में कर दिया था। शिवश्री सातकर्णी के बाद में यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अगला शासक बनता है, जो कि सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। याद रखना, अंतिम शासक की बात की जाए तो पुलुमावी चतुर्थ, अगर बात की जाए अंतिम शक्तिशाली शासक तो यज्ञश्री सातकर्णी थे, जिनके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक के मुद्राओं पर या सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर अंकित है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह समुद्र व्यापार और जल यात्रा के उसके प्रेम का परिचायक बिंदु है। याद रखोगे, जो इसका जलयान का चित्र अंकित है ना, जो उसके जल यात्रा और समुद्र व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद में पुलुमावी चतुर्थ बनते हैं और यह बहुत ही कमजोर शासक रहते हैं, तो सातवाहन वंश का ये अंतिम शासक है। याद रखोगे आप, किसी भी साम्राज्य का संस्थापक और अंतिम शासक इंपोर्टेंट रहते हैं। संस्थापक सिमुक्ते और अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थे, यह बहुत ही कमजोर शासक सिद्ध होता है और सातवाहन वंश फिर बिखर जाता है, टूट जाता है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश से संबंधित अन्य तथ्य की, फैक्ट जो रह गए हैं। तो सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। तो वह कौन सा राजवंश है जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु मतलब कि पुल का काम किया था, बांध का काम किया था? तो वह कौन सा वंश है? सातवाहन वंश है। कनेरी स्तूप का निर्माण भी सातवाहनों ने करवाया था। याद रखोगे आप, कार्ले एवं भज्य के चैत्यों का निर्माण करवाया था सातवाहनों ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सातवाहनों ने किए थे। सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ किया था, जो सातकर्णी प्रथम है ना, उसकी पत्नी नागनिगा के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में हुआ था, सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी, और जो इनकी लिपि थी वह क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। दोस्तों, ये था सातवाहन वंश पर संपूर्ण जानकारी। अगर सातवाहन वंश से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।